Okay, dear students, today I am teaching one topic which is named as term structure. Again, there is just one question in your study material for this, and there is no discussion about this concept. Since there is a question, it may come in your exam, so that's why we are taking a chance to learn this. तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये अगेन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन है. ठीक है, bond valuation. I will solve just one question with you. Okay, I'll give you one question only, and for that purpose I'm teaching you one concept. Doing this is purely optional. According to me, it is optional. You need not take lot of pain to actually go deep into this, but still, since it is there as a concept, I am discussing it. तो टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है? इट डिस्कसेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरिटी ईयर्स एंड यील्ड रेट. Relationship between maturity years and yield rate. So if you plot that in terms of a graph, say years 1 2 3, so yield rate can be different for different years. Say 10%, here it is little more, here it is little more. So if we join this, it becomes a yield curve. And this entire discussion is called as term structure. Term मतलब time period. Structure means relation of yield with time. Okay. अब ये yield curve जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा. Yield curve ऊपर भी जाता है, फ्लैट भी रहता है, नीचे भी आता है. डिपेंड्स ऑन द चेंज इन दिस यील्ड रेट. यील्ड रेट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज. तो दिस इज द आइडिया. यील्ड रेट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज, may be different for different maturities. Okay, आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, या फिर आप पूरा डिस्कशन सुनने के बाद पॉज करके आराम से लिख सकते हो, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ. बट ऐसा नहीं हो कि लिखने के चक्कर में समझना छूट गया. मुझे आपका स्पीड नहीं पता, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूं, ये मुझे पता है. ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं? जैसे नॉर्मली अभी तक क्या चलता था कि आप जो यील्ड रेट निकालते थे वो ही बस यूज कर लेते थे अपने कैलकुलेशंस में. तो यील्ड रेट गिवन होता था या निकाल लेते थे. तो हम लोग जो यील्ड रेट निकाल रहे थे वो बेसिकली एक स्पेसिफिक बॉन्ड के लिए सोचते थे. एक स्पेसिफिक बॉन्ड के लिए क्या होता है, आपका यील्ड रेट कांस्टेंट रहता है. बट आप ऐसा सोचो, एक बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड का बाजार है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल विथ डिफरेंट मैच्योरिटीज. Various bonds with different maturities are available. अगर बॉन्ड का बाजार है तो उसमें अज्यूम करिए कि वेरियस बॉन्ड्स आर अवेलेबल विथ डिफरेंट मैच्योरिटीज. तो सोचो बॉन्ड ए है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है.
बॉन्ड बी है, इसका मैच्योरिटी 2 ईयर है, बॉन्ड सी है, इसका मैच्योरिटी 5 ईयर है, बॉन्ड डी है, इसका मैच्योरिटी 10 ईयर्स है। तो यील्ड रेट जो होगा, ये तो ऑब्वियस है कि हर बॉन्ड का अलग अलग होगा, है ना। तो ये मान लीजिए 1 ईयर वाला में 10 चल रहा है, 2 ईयर वाला में 10.2 चल रहा है, 5 ईयर वाला में 11 चल रहा है, 10 ईयर्स वाला में 10.5 चल रहा है। तो you will find that in bond market different bonds are available with different maturities and every bond is having different yield rate. Usually ऐसा देखा गया है कि bond with similar maturities, all bond with similar maturities will have same yield rate, ऐसा होता है। जैसे बॉन्ड ए जैसा 1 साल का जितना भी बॉन्ड होगा सबका यील्ड रेट सेम होगा। तो हम इन दोनों का रिलेशनशिप को स्टडी करने आए हैं वाया टर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्म स्ट्रक्चर इज स्टडिंग दिस। इसका यूज क्या है, बहुत सारा यूज है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। एक यूज तो ये है कि जैसे मार्केट किस तरफ जा रहा है वो टर्म स्ट्रक्चर देख के पता चलता है। अगर लॉन्ग टर्म यील्ड रेट गिर रहा है तो इकोनॉमी डाउन टर्न में है कि अप टर्न में है, ऐसे प्रेडिक्शन किया जाता है। तो किसी ने बोला जब यील्ड रेट आपका घट रहा है मतलब मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, बट इसके एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स जब देखे गए रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ, तो ऐसा दिखा कि ऐसा जरूरी नहीं कि यील्ड रेट घट रहा है तो मार्केट ग्रो कर रहा है, यील्ड रेट घट रहा है तो मार्केट रिसेशन में भी जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो एनीवे वी आर स्टडिंग इट। कोई जरूरी नहीं कि जो है ये पूरा परफेक्ट प्रेडिक्शन करेगा, बट स्टिल वी ऑलवेज कंसिडर दिस वन एज वन ऑफ द बेसिस टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट इकोनॉमिक सिनेरियो। ओके, तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को ये सीखना है कि ये वर्किंग कैसे हो रहा है, हाउ दिस 10, 10.2, 11, 10.5 आर कमिंग। ओके, तो ये यील्ड रेट्स निकाला कैसे जा रहा है, अभी हम लोग को वो सीखना है। और इस यील्ड रेट वगैरह से हम लोग बॉन्ड का प्राइसिंग या बॉन्ड का रिटर्न वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हाउ मार्केट यील्ड रेट्स आर डिटरमाइंड, how market yield rates are determined. Okay, so there are different ways to determine this yield rates for different maturities. One of the way is called as spot rate, another is called as forward rate. So when we are saying spot rate, then we have two methods. One we call as zero coupon bonds, another we call as bootstrapping with coupon paying bonds. Bootstrapping with coupon paying bonds. Forward rate का क्या होगा? Forward rate is a new concept which you have not learned, which you will learn with me. Similar to this, you have also studied something called as forward rate agreement, FRA. FRA का एक बस रिलेशन है इससे, डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? डेरिवेटिव्स में। ठीक है, सो अभी और समझना है मार्केट यील्ड रेट कैसे आता है। ये सब तो सब लैटिन फ्रेंच हो गया। तो ZCB से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू करते रहती है और मार्केट में अपना
काम निकालने के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर उसको इशू करती है। सो गवर्नमेंट बोलती है 5 ईयर का कोई मेरे से बॉन्ड ले लो तो मैं ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करूंगी। तो जो इंटरेस्ट जीरो कूपन में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जीरो कूपन में तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो उसका जो परचेज कॉस्ट है और सेल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उससे आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर एक यील्ड रेट पता करते हैं। समझ गए? जीरो कूपन बॉन्ड में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं ना, तो दे सेल इट एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। तो इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस को फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में बैठा देंगे और उससे अगर रेट निकाला जाएगा आर का वैल्यू तो वो रेट ही यील्ड रेट है ना। तो ये यील्ड रेट हम लोग को मिल जाता है बिकॉज गवर्नमेंट का परचेज प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस हमें मालूम होता है। तो मान लो ये यील्ड रेट अपने को मालूम पड़ेगा 10%। बट जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है ना, अलग अलग पीरियड के गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। नॉर्मली वो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे पीरियड्स के आते हैं और सबका गवर्नमेंट अलग अलग रेट बताते रहता है। अब वो क्या बताएगा वो हमें नहीं पता, वो टाइम टू टाइम वो लोग इसको इशू करते हैं और चेंज करते हैं। ठीक है, तो ZCB से हमें रेट पता चल जाता है। ओके, तो ये जो रेट्स होता है ये रेट को स्पॉट रेट बुलाते हैं। स्पॉट रेट मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, जब बॉन्ड रिलीज करता है मार्केट में तो आज ही तो बता देता है कि ये वाला बॉन्ड लोगे तो तुम 5 साल में कितना कमाओगे। तो व्हाट इज स्पॉट रेट? स्पॉट रेट इज द रेट available today for which will be earned in future, है ना। रेट फ्यूचर में अर्न करेंगे बट रेट आज ही मिल गया, 5 इयर्स में आएगा बट रेट आज मालूम है। दिस इज स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या रेट है? स्पॉट रेट है कि आज का रेट है फॉर 5 इयर्स ऑफ बॉन्ड which is coming at 10% yield rate. ओके, अब इस मेथड में अगर हम चलें तो इस मेथड का प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू विल नॉट गेट जीरो कूपन बॉन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ईच एंड एवरी ईयर। 1, 2, 3, 4, 5 ये सबका नहीं मिल रहा है। जो जो अवेलेबल है वही मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंस इशूड बाय गवर्नमेंट रेट्स नॉट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी ईयर। सिंस इशूड बाय गवर्नमेंट rates not available for each and every year, हुआ? issued by government, so rates not available for each and every year। ये बात ध्यान रहेगा। तो इसलिए बूटस्ट्रैपिंग आया। तो बूटस्ट्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकी के सब ईयर का यील्ड रेट पता कर लेते हैं खुद से। हमें अगर आप ये दे देंगे फर्स्ट तो हम सेकंड पता कर लेंगे, ठीक है। सेकंड दे देंगे तो हम थर्ड पता कर लेंगे एंड सो ऑन। हम हर बार पता कर सकते हैं। तो ये यील्ड रेट वी कैन डिटरमाइन by our own, and for this what we need is coupon paying bonds का data। ओके, तो ये पता करने का तरीका क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में अगर हमें पता है कूपन पेइंग बॉन्ड्स, एक है बॉन्ड ए, सोचो बॉन्ड एक्स
उसका टर्म है 1 साल का और उसका कूपन रेट है 10% और फेस वैल्यू मान लो वही 1,000 रुपया है और क्या। ठीक है, सो इसका आपको यील्ड रेट समझ में आ ही गया होगा कि इसका यील्ड रेट 10% ही होगा। कूपन रेट 10% है, 1 साल का है और कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो कुछ भी झमेला नहीं है, तो यील्ड रेट इसका 10% ही है। अब मान लो बॉन्ड वाई है जिसका टर्म है 2 ईयर और उसका कूपन रेट 12% है, फेस वैल्यू 1000 है, तो हमें इसका यील्ड रेट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा कूपन पेइंग बॉन्ड के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली इसका करंट प्राइस खोजेंगे। व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड? करंट प्राइस मान लो इसका प्राइस 0 जो है P0, वो एग्जाम्पल के लिए मान लो 980 रुपीज है, 960 ऐसे सोचो। इसका पार वैल्यू था 1000 ही था, इसका 960। सो यहाँ पे यील्ड रेट क्या होगा वो निकालना चाह रहे हैं, और ये जो यील्ड रेट है वो क्या वो भी समझाएंगे, ध्यान देना, पहले भी समझो। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 960 इज इक्वल टू, पहला साल कूपन मिलेगा 120, तो उसको आप डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, तो दैट विल कम एट द रेट ऑफ दिस रेट फॉर फर्स्ट ईयर 1 + 0.1 के पावर में 1। सेकेंड ईयर में रिडेम्पशन होगा और कूपन भी मिलेगा, 120 + 1000 आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस पॉइंट, कौन सा रेट होगा पता नहीं, ये रेट R मान लिया जो हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है और उसको पावर में स्क्वायर डाल दिया। इस तरह से हम सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 120 बाई 1.1 109.09 प्लस 1120 बाई 1 + R स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे 960 माइनस 109.09, ये आ रहा है 850.91 इज इक्वल टू 1120 बाई 1 + R स्क्वायर। सो 1120 डिवाइडेड बाई 850.91 और इसका रूट, सो R का वैल्यू आ रहा है 14.7273। भी सॉल्व करना आता है ना आपको, कि ये भी सिखाना पड़ेगा, मैं तो थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। आई होप आप ये सॉल्व करना जानते हैं। 1 + R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1120 बाई 850.91, फिर जो भी आंसर आया 1 + R इज इक्वल टू रूट ओवर कर देना है, ठीक है, फिर -1 कर देना है, तो R इज इक्वल टू आ रहा है 14.72%। जो भी आंसर आया 1120 डिवाइडेड बाई 850.91, इसका रूट -1, तो 14.72 आ रहा है। तो ये जो आया ये यील्ड रेट हमने निकाला 14.72। ये दिया हुआ नहीं था बट हमने निकाल लिया, इट इज 14.72। इसको भी स्पॉट रेट बोलते हैं। ये गिवन मार्केट से नहीं मिला, ZCB से नहीं मिला, दिस इज नॉट फ्रॉम ZCB, दिस इज फ्रॉम कूपन पेइंग बॉन्ड दैट वी गॉट। अब ऐसी तरह से अगर मुझे कोई Z बॉन्ड मिल जाए जिसका लाइफ 3 इयर्स हो, तो मैं उसमें 3rd ईयर का वैल्यू निकाल लूंगा, बट फर्स्ट ईयर में ये वैल्यू बैठाऊंगा, सेकेंड ईयर में ये 14.72 बैठाऊंगा। अच्छा, अभी तक जब अपने बॉन्ड का प्राइस निकाल रहे थे, तब हमारे बॉन्ड के प्राइस में हम लोग हर बार सेम रेट बैठाते थे, बट जब अपने टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं
तो वी से दैट every year the rate will change, so we can't use the same rate, for every year. टर्म स्ट्रक्चर बोलता है कि रेट ईयर वाइज चेंज हो रहा है, तो आप हर साल सेम रेट नहीं ले सकते, आपको अलग अलग रेट लेना पड़ेगा. सेकेंड ईयर का रेट अलग होगा, थर्ड ईयर का रेट अलग होगा. तो रेट कहां से लाएं? वो रेट जीरो कूपन बॉन्ड से उठा लो, जीरो कूपन बॉन्ड का यील्ड रेट निकाल लो. बट जीरो कूपन बॉन्ड हर ईयर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कूपन पेइंग बॉन्ड से बूटस्ट्रैप कर लो. मतलब ईयर 1 का तो मिल ही जाएगा, फिर उसको बैठा के सेकेंड ईयर निकालो, फिर 2 ईयर का मिल गया तो थर्ड ईयर का निकालो. सो थर्ड ईयर का कैसे होगा थोड़ा समझाएं? बिल्कुल समझाते हैं. देखो थर्ड ईयर का कैसे होगा समझने का कोशिश करना. ये बस एक समझने के लिए, हाँ, सॉल्व नहीं करेंगे. तो z इक्वल टू मान लो 3 इयर्स वाला आ गया, उसका कूपन 15% वाला है, फेस वैल्यू 1000 है, यील्ड रेट निकालना है, बट प्राइस चाहिएगा. प्राइस मान लो उसका 975 है. तो 975 इज इक्वल टू, पहला ईयर में 15% है तो 150 बाई 1 प्लस पहला ईयर वाला रेट. सेकेंड ईयर में 150 कूपन का मिलेगा, तो सेकेंड ईयर वाला रेट विच इज 1 प्लस 0.1472 के पावर में 2. थर्ड ईयर में 150 प्लस 1000 मिलेगा, वो 1 प्लस आर टू द पावर 3 होगा, और इसको सॉल्व करके आर निकालना पड़ेगा. समझ में आइडिया? तो ये ऐसे जो निकल के आ रहे हैं, ये आपके अलग अलग साल के अलग अलग रेट हैं. जो ईयर 1 क्या है मान लो 10%, ईयर 2 का आया 14.72%, ईयर 3 का निकालना पड़ेगा. तो क्या हो रहा है, जैसा हर रेट निकालने के पीछे बेसिक आइडिया क्या है, हर रेट निकालने के पीछे कोई एक पीछे बॉन्ड था जिससे रेट निकला. जैसे यहाँ पे बोल रहा है ZCB से ले लो, और यहाँ पे ZCB नहीं है अगर अवेलेबल, मार्केट में ZCB अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कूपन पेइंग बॉन्ड होंगे, वो तो मिल ही जाते हैं. तो कूपन पेइंग बॉन्ड तो हर भाव पे, हर प्राइस पे, हर मैच्योरिटी के मिल जाएंगे आपको. सबने अपने अपने हिसाब से बनाई रखे हैं, जिसको जब लोन चाहिए होता है जितना साल के लिए वो ले लेता है. तो उससे आप डिराइव कर लो, ये दैट इज द आइडिया. 14.72% वाला वहां से डिराइव कर लो, और ये आ गया आपका यील्ड. ये यील्ड और ये ईयर आ गया तो टर्म स्ट्रक्चर आ गया. इससे इकोनॉमी प्रेडिक्ट कर लो आप. अब ये रेट पता होता है तो बहुत लोग बोलते हैं इससे हमको प्राइस बताओ. आप जो प्राइस निकालते थे पहले कि हर बॉन्ड का इंट्रिंसिक प्राइस के लिए जो एक ही यील्ड रेट है उसी से डिस्काउंट कर लेते थे जितना ईयर्स था, तो मार्केट प्राइस वो बोलते ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है. ज़्यादा रियलिस्टिक मार्केट प्राइस जो है वो इस यील्ड रेट से निकाला हुआ प्राइस ज़्यादा रियलिस्टिक है. ठीक है. तो टर्म स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया क्या है कि ये जो यील्ड रेट्स आ रहे हैं, दीज यील्ड रेट्स आर मोर एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर प्राइसिंग. मतलब मैं एक बॉन्ड का जब एक अभी तक इंट्रिंसिक प्राइस निकाल रहा था, तो बॉन्ड एक ही जो यील्ड रेट था उसी से डिस्काउंट कर करके निकाल रहा था हर साल. उसका भले ही लाइफ 3 साल है, तो 3 साल लाइफ में भी सेम ही यील्ड रेट चल रहा था. तो वो क्या एक एजम्पशन से चल रहा था, ठीक है. बट ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप ईयर 1 के लिए अलग रेट, ईयर 2 के लिए अलग रेट, जो मार्केट में रेट अवेलेबल है उसके हिसाब से लेकर प्राइसिंग निकालें. मतलब जैसे सोचो, इसी इक्वेशन में सोचो कि आपको ये प्राइस निकालने बोला जाए और ईयर वाइज यील्ड रेट एज पर टर्म स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो प्राइसिंग कैसे होगी? तो प्राइसिंग कैसे होगी सोचो. प्राइस ऑफ अ बॉन्ड अगर हमें निकालना पड़े यूजिंग टर्म स्ट्रक्चर, this price is called as expected price.
बोलते हैं ये ज़्यादा रियलिस्टिक प्राइस है। हाँ, तो आप ईयर मान लो, ईयर वाइज आपको टर्म स्ट्रक्चर का यील्ड रेट दे दिया गया 10%, 11.5%, 12.75% और कूपन रेट है 14%। फेस वैल्यू आप मान लो 1000 है। तो व्हाट वुड बी द प्राइस? तो नया चीज क्या है, इसका प्राइसिंग कैसे निकालना है सोचो। तो प्राइस निकालने का फंडा है, कूपन देखो 14% है तो 140 डिवाइडेड बाई फर्स्ट ईयर का यील्ड रेट। सेकेंड ईयर में आएंगे 140 डिवाइडेड बाई सेकेंड ईयर का यील्ड रेट। थर्ड ईयर में आएंगे तो 140 प्लस 1000 रिडेम्पशन का, बट रिडेम्पशन के बाद यील्ड रेट लगेगा थर्ड ईयर का। ये डिफरेंस है जी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। अभी तक ऐसा नहीं सीखे थे ना हम लोग तो अभी प्राइस मतलब इंट्रिंसिक प्राइस सीख रहे थे और सब में सेम रेट डाल देते थे। बट बोलते ये सेम रेट डाल के जो प्राइस निकालते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मार्केट एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन टर्म स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। जो बैंक है, जो बड़े बड़े डीलर है, वो इसके हिसाब से डील करते हैं। ओके, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इतना सॉल्यूशन करना आपको आता है, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए आराम से कंसेप्ट प्यार से आपको समझा रहे हैं। ओके, अभी क्या है, ये स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट, ये मैं स्पॉट रेट से सिखाया हूं। अब सोचो कोई इंसान 3 साल का कोई बॉन्ड खरीद लिया, तो उसका जो प्राइस आएगा वो इस स्पॉट रेट पे आएगा। लेकिन उसका मन हो गया कि हम ये पूरा 3 साल रखेंगे नहीं, 1 साल बाद सेल कर देंगे। तो उस 1 साल बाद उसका प्राइस क्या हो सकता है वो कैसे पता करें? सोचो, assume an investor bought a bond of 3 years but wishes to sell it after 1 year. Okay, so what can be the expected price after 1 year? ये कैसे निकालें? ओके, तो ये टर्म स्ट्रक्चर का तीसरा केस बनता है यहां पर, जो आपको सीखना है। पूरा कंसेप्ट एकदम बैठ रहा दिमाग में, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, हौले हौले पढ़ा रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का यूज कहां पर है? ये आपको खुद से निकालना पड़ता है, बूटस्ट्रैप ही होता है ये। बूटस्ट्रैप मतलब होता है खुद से करो। सेल्फ कैलकुलेशन, ये बाजार से नहीं मिलेगा। ओके, और इसका यूज क्या है? इसका बेसिक यूज है एक्सपेक्टेड प्राइस इन बिटवीन द मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर मेरे को कोई एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। ओके, तो ध्यान से सीखना पर, हाँ, ये असली कॉन्सेप्ट यही है।
सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, और यहां पे ईयर 3 है। ओके, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 3। तो हम जानना चाह रहे हैं कि मेरा बॉन्ड का प्राइस यहां पे क्या होगा। यहां पे तो हम प्राइस पे खरीदे ही थे, बट 1 साल बाद बेच देंगे तो क्या प्राइस होगा। तो वो प्राइस पता करने के लिए हम फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉरवर्ड रेट मतलब यहाँ पे एक रेट निकालना पड़ेगा जो अपने को ये प्राइस निकालने में हेल्प करेगा। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए तरीका क्या होता है, वो कहता है कि मान लो उस इन्वेस्टर के पास 2 रास्ते हों। जब वो पहली बार 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, फॉर 3 years इन्वेस्टमेंट, let us assume that the investor had 2 options. The investor had 2 options. क्या क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, यहां से यहां हम चले जाएं, मतलब इन्वेस्ट directly for 3 years. Option 2, invest for 1 year and then reinvest for next 2 years. सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने जो सिनेरियो बनाया वो ऐसा ही बनाया है। आपने बोला मैंने खरीदा 3 साल के लिए बट 1 साल बाद बेचना चाहता हूँ, तो पीरियड ब्रेक हो गई ना 0 to 1 और 1 to 3, तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि जो आपसे यहाँ पे खरीदेगा वो रिमेनिंग 2 years के लिए खरीदेगा, तो वो कैसे सोचेगा, उसका सोच लेना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर के पास अज्यूम करो 2 इन्वेस्टमेंट तरीके थे, इन्वेस्ट डायरेक्टली फॉर 3 years और इन्वेस्ट फॉर 1 year एंड री इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये रेट, अगर इसको सिंबॉलिकली अगर बताएं, मान लो ये R03 है ऊपर वाला रेट, क्योंकि 0 से लेके 3 तक का है। ये रेट R01 है 0 से लेके 1 तक का, और ये रेट R13 है 1 से लेके 3 तक का है। तो हम ऐसा मानते हैं कि एज पर excuse me, as per pure expectations theory, both options will result equal benefits, will result into equal benefits. Both options will result into equal benefits. So what it will be? 1 plus R03 के पावर में 3 is equal to 1 plus R01, मतलब 1 रुपया जो है R03 के हिसाब से 3 साल में कितना बनेगा, ये ऑप्शन 1 हो गया। और ऑप्शन 2 में क्या होगा, 1 रुपया 1 साल में 1 प्लस R01 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो 1 प्लस R13 के पावर में 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? 0 से 3 तक पहुंचना तो R03
R03 एक सिंबल बना है और वो 0 से 3 तक कंपाउंड हो रहा है ना, तो 3 बार कंपाउंडिंग होगा। और ऑप्शन 2 में पहला वाला एक बार कंपाउंडिंग होगा पावर में 1, और फिर जो भी आया इनटू जो भी आएगा उसको 2 बार कंपाउंडिंग करेंगे। तो इससे मेरा जो R01 है और R03 है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट रेट। जहां पे 0 से चालू होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, इसको बोलते हैं स्पॉट रेट। ये स्पॉट रेट ZCB से मिलेगा, और अगर ZCB अवेलेबल नहीं है तो आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा कूपन पेइंग बॉन्ड से, तो आपको ये R0103 मिल जाएगा। बट ये जो बीच का रेट आप काट के लाते हो इसको हम लोग बुलाते हैं फॉरवर्ड रेट, और ये फॉरवर्ड रेट हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो R13 कैसे आएगा? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस R13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R03 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस R01, फिर 1 प्लस R13 इज इक्वल टू, यहां पर अब क्या होने वाला है 1 प्लस R03 के पावर में 3 बाई 1 प्लस R01, इसके होल पावर में 1/2। अगर आप पावर का 2 हटाएंगे तो यहाँ पावर में 1/2 -1। तो इस तरह से फॉरवर्ड -1 क्यों करना है? 1 प्लस को भी अगर हटा दे तो ठीक है, अगर 1 प्लस को भी हटा दे तो R13 निकालना है तो क्या होगा, R13 को निकालना है तो क्या होगा, 1 वाला भी पार्ट हटाना पड़ेगा। 1 प्लस R03 के पावर में 3 बाई 1 प्लस R01 पावर में हाफ -1। अब ये क्या है, R13 आ गया। इसको निकालने का एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉरवर्ड रेट जो भी आपको निकालना है वो एक छोटा पीरियड और एक बड़ा पीरियड होगा। छोटा कॉमा बड़ा पीरियड इज इक्वल टू क्या करना है, 1 प्लस R03 मतलब स्पॉट रेट, 0 से चालू हो रहा है मतलब स्पॉट रेट, तो हम बोलते हैं इसको बड़ा स्पॉट रेट। बड़ा मीन्स बिग, बिगर, विच इज दिस वन, बड़ा स्पॉट रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस छोटा स्पॉट रेट। वन प्लस छोटा स्पॉट रेट, तो ये बड़ा स्पॉट रेट ऊपर, छोटा स्पॉट रेट नीचे। बड़ा वाला जो पीरियड है वो पावर में लाना पड़ेगा। बड़ा पीरियड अगर यहाँ पे 3 है तो पावर में 3, छोटा पीरियड जो है वो पावर में छोटा पीरियड, ओके। फिर होल डिवाइडेड बाय 1/n-1, सॉरी होल डिवाइडेड नहीं, होल ब्रैकेट 1/n-1। नाउ हाउ दिस 1/n is to be understood? n means this difference between छोटा and बड़ा minus छोटा. So if you can remember this formula, it will help you. If you have done derivatives FRA chapter, then this same concept we have discussed over there also. If you have not done it, then you will do it. Don't worry about that. तो ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है, आप देख के घबरा जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब ये कोई भी 2 पीरियड का निकाला जा सकता है। यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर एनी 2 पीरियड बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विथ अस। सो जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि वी आर एट ईयर 0 एंड दिस इज ईयर 3 एंड दिस इज ईयर 5, so you have to find forward rate for 3, 5. So what will be the formula? Say
you have to have the spot rates. Spot rate for 0 to 5 is 10% and 0 to 3 is say 8%, and you have to find this. So how will you find? FRA 35 is equal to 1 plus 0.1 के पावर में 5 by 1 plus 0.08 के पावर में 3. ठीक है. 1 प्लस बड़ा स्पॉट रेट इज 5, 1 प्लस छोटा स्पॉट रेट इज 3, and whole to the power 1 by 2. 5 minus 3 minus 1. So you can solve it, you'll get FRA. समझ में आया? तो फिर से स्पॉट रेट कहाँ से आता है? ZCB से आता है. ZCB अगर अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से आएगा? बूटस्ट्रैपिंग करना पड़ेगा कूपन पेइंग बॉन्ड से. ठीक है. इन सब का यूज क्या है? ये बेसिकली एनालिसिस के लिए काम आ रहा है कि कौन से मेच्योरिटी पे क्या रेट्स अवेलेबल है मार्केट में. तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो बोलते हैं आप लोग जो प्राइसिंग करते हो एक ही बॉन्ड का सारा ईयर्स का सेम यील्ड रेट लेके करते हो, वो टेक्निक सही नहीं है. तो दे यूज डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट यील्ड रेट इन द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस. ठीक है. तो वो डिफरेंट रेट्स यहाँ से आ रहे हैं. और अगर कोई बीच का ही कोई ईयर चाहिए तो अब कहाँ से आएगा? ना स्पॉट में मिला, ना ZCB में मिला, ना बूटस्ट्रैप हो रहा है. तो वो निकालने के लिए हम लोग FRA का इस्तेमाल करते हैं. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बोलो या फॉरवर्ड रेट बोलो, FRA इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट या फॉरवर्ड रेट व्हाटएवर. अभी हम लोग फॉरवर्ड रेट बोल रहे हैं. FRA गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने. हमको फॉरवर्ड रेट ही यूज करना चाहिए. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है. ये अग्रीमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड रेट है. ओके. वर्ड अग्रीमेंट यूज नहीं करेंगे, अग्रीमेंट वाला चैप्टर अलग है. ओके. तो ये रेट समझ में आ गया आपको. तो मैं क्या पढ़ा रहा था फिर से देखो. मैंने बोला कि assume an investor bought a bond of 3 years but wishes to sell it after 1 year. What will be the expected price after 1 year? How to find this price? So to find this price we need forward rate. So this will be found using basically present value using relevant forward rate. Relevant forward rate. Present value using relevant forward rate. This is the concept. Present value using relevant forward rate. So ये जो forward rate है इसको यूज करके आप निकालोगे. अभी तो मैंने forward rate निकाल दिया 2 साल का, एक ऐसे assumption लेके. बट ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ईयर बाय ईयर अलग अलग फॉरवर्ड रेट्स होते हैं. ईयर 1-2 का अलग, ईयर 2-3 का अलग. ठीक है. अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला 0-3 और 1-3. ठीक है. मतलब आप जो निकाले 2 साल का निकाले. बट अज्यूम करो कि मैं फॉरवर्ड रेट निकालना चाहता हूं 1-1 साल का इंटरवल में. तो कैसे निकलेगा? ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे सोचो. तो मेरे को ये वाला FRA निकालना है, FRA जिसको R12 बोलूंगा, और ये वाला निकालना है जिसको मैं R23 बोलूंगा. ओके. सो ये कैसे निकलेगा? तो आपको R12 लेना है तो पाथ सोचना पड़ेगा. देखो बहुत इजी है. R12 इज इक्वल टू 1 प्लस बड़ा रेट, मान लो यहाँ से यहाँ का रेट लेना होगा 2 तक का, वो मान लीजिए 10% है. तो 1 प्लस से R02 और कितना होगा बड़ा पीरियड 2 साल का, डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर यहाँ से यहाँ का रेट लेना होगा, मान लीजिए वो 9% है. तो R01 कितना पावर में 0 से 1 का 1 है. और सिंस यहाँ पे 1 से 2 का जो गैप है वो 1 ही साल है,
तो पावर में ये जो 1/n है वो खत्म हो गया, 1/1 ही रह गया, -1 करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, 1 + 0.1 के पावर में 2 बाई 1 + 0.09 के पावर में 1 -1 विल गेट द आंसर। 1.1 into equal to divided by 1.09 minus 1, so this is coming 11%। अब ऐसे R23 निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 + R 0 से 3 तक जाना पड़ेगा, 0 से 3। तो ये जो R है ये इसको बोलेंगे R02, ये बोलेंगे R01, और ये अब निकाल रहे R से, ये मान लीजिए 12% एग्जाम्पल के लिए, तो ये R03। तो 1 + R03 बाई 1 + R02। अब आपको यहाँ से यहाँ का R02 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 2 है, तो ऊपर में 3 वाला, नीचे में 2 वाला, पावर में 3, यहाँ पे नीचे में 2 -1। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे आएगा, 1 + R03.12 के पावर में 2 बाई 1 + 0.09 के पावर में 1 -1, सॉरी 2 1 नहीं है, 3 2 है, 12 और सॉरी 9 नहीं, क्या लिख रहा हूँ, 10 होगा। R02 इज 10 ना। ओके, so you can solve and get this answer also. I'm not doing, just I'm helping you to understand कि हम चाहें तो हर सीक्वेंशियल ईयर का निकाल लें, और यही हमारे लिए ज़्यादा काम का है। हम ऐसे बल्क वाला नहीं निकालेंगे 3 to 5, ये काम का नहीं है, ये बस समझने के लिए बताया। बट काम का जो है ना वो ये होता है प्राइसिंग में, बॉन्ड प्राइसिंग में यहाँ पे काम आता है, बिकॉज बॉन्ड प्राइसिंग में हर साल कूपन मिलता है। दिस sequential forward rate is relevant for bond pricing। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे को अब यहां पे खड़ा होकर अपना बॉन्ड का प्राइस निकालना है, तो मैं अपने कूपन को एक 3 से 2 पे लाऊंगा, फिर 2 से 1 पे लाऊंगा, और इस दो रेट से लाऊंगा। तो समझ में आया? तो ऊपर में जो समझा रहा था मैं, वापस चलते हैं। मैं बोल रहा था कि एक आदमी को यहाँ पे बॉन्ड बेचना है तो वो कैसे बेचेगा। एक ऑप्शन है R13 पे बेचेगा, R13 से डिस्काउंट करके जो प्राइस आएगा वो बेचेगा, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। वाई? बिकॉज कूपन अगर हर साल मिल रहा है तो R13 कंबाइंड पकड़ लिया। तो अप्रोप्रिएट क्या है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप ये जो यहाँ से यहाँ का एक R निकाले, फिर 2 से 1 का जो R निकाले, इंडिविजुअल R को यूज़ करके जो हमारा सीक्वेंशियल फॉरवर्ड रेट आ रहा है उससे आप डिस्काउंट कर करके बॉन्ड प्राइसिंग निकालो। मतलब यहाँ पे जो कूपन है और कैश फ्लो है, कूपन और रिडेम्पशन अमाउंट, और यहाँ पे जो कैश फ्लो है, तो आप 3 वाला कैश फ्लो को पहले 2 पे लाओ, 2 वाला को 1 पे लाओ, फिर 2 वाला कैश फ्लो को 1 पे लाओ। समझे? जैसे कि एग्जाम्पल में वापस आ जाओ, मानो कूपन रेट है 12% और अभी P0 है इसका 950 और टेन्योर है 3 years। ओके, और फेस वैल्यू है 1000 और R12 है 11%, R23 है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1.12 इंटू डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये आ रहा है 16.11। ठीक है,
अब ये कैसे निकाला, ये फॉरवर्ड रेट अपने को निकालना पड़ेगा फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला से। अगर गिवन है क्वेश्चन में, कई बार गिवन भी होता है, और मे बी गिवन इन द क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये ईयर है, ये फॉरवर्ड रेट है, तो गिवन है तो आप अभी गिवन के हिसाब से समझ लो। अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है तो फॉरवर्ड रेट निकाल लेना अपने से। स्पॉट से फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे, अरे वही तो ऊपर में बड़ा फॉर्मूला जो बनाया ना ये वाला, उससे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तुम कैसे निकाले बताओ। ये देखो 950 ये ईयर 0 का है। ईयर 1 पे इसका प्राइस क्या होगा वो पता करना है। ईयर 2 होगा, ईयर 3 होगा, तो 3 ईयर्स तक ही जा रहे हैं। तो कूपन कितना है, कैश फ्लो कितना है, 12% है तो 120 है, 120 है, और यहाँ पे 1120 है। एक साल बीत गया तो ये कैश फ्लो का कोई काम नहीं है, आपको इसको डिस्काउंट करके यहाँ लाना है, इसको डिस्काउंट करके यहाँ लाना है। और R12 मतलब क्या है, 1 से 2 का जो रेट है वो 11% है, 2 3 मतलब 16.11 है। तो प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ पे प्राइस कैसे निकलेगा, इक्वेशन बनेगा 120 वाला को पहले ईयर 0 पे लाएंगे, ईयर 2 वाला को ईयर 1 पे लाएंगे, तो 120/1 प्लस 0.11। फिर ये 1120 को देखो पहले ईयर 3 से ईयर 2 पे लाया जाएगा, विच विल बी 1 प्लस 0.1611। फिर जो भी आंसर आया फिर उसको फर्दर 1 प्लस 0.11 के हिसाब से 2 से 1 पे लाया जाएगा। दिस विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस। पहले क्या होता था, बस ईयर 3 को एक बार में आप 1120 को डिवाइड कर देते थे, जो भी एप्लीकेबल रेट होता था नीचे लिखकर पावर में एन डाल देते थे। बट अभी वैसे नहीं होता। फॉरवर्ड रेट मतलब हर साल का वो यूनिक रेट है, इट इज यूनिक रेट फॉर ईच ईयर। ठीक है, फॉरवर्ड रेट्स जो होते हैं ना वो यूनिक रेट्स होते हैं हर साल के, तो इसलिए आपको इंडिविजुअल ईयर बाय ईयर करना पड़ता है। यूनिक रेट फॉर ईच ईयर मतलब ये जो 2-3 का है वो 2-3 का ही है, तो 3 से 2 आना है तो ये रेट, 2 से 1 आना है तो ये रेट। तो बेसिकली इतना पूरा डिस्कशन से क्या सीखा कि जो आप अपना इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ बॉन्ड निकाल रहे थे उसी को निकालने के लिए आप एक नया तरीका सीख लिए। ओके, तो इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगा। 120/1.11 108.11 प्लस 1120 डिवाइडेड बाय 1.1611 डिवाइडेड बाय 1.11, तो ये आ रहा है 869.01 प्लस 108.11 977.12 977.12। ठीक है, सो अगर मैंने 950 में खरीदा तो एक दूसरा सवाल आ सकता है कि मेरा क्या यील्ड रेट है, व्हाट इज माय यील्ड रेट इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर। तो मैंने क्या कमाया, एक साल में बेच दिया तो 977.12 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 950, और क्या, माइनस 950 बाय 950 है ना। तो ये आ रहा है 20 इंटू 100 करके 2.85% कमा लिया। करेक्ट। कुछ समझ में आया आपको? तो एक बार और समराइज करता हूं कि व्हाट वी लर्नड। एक कॉन्सेप्ट था जहां पर हम प्राइस निकाला करते थे, कैश फ्लो दिया होता था, कैश फ्लो 1/1 प्लस आर।
मानो आर का रेट है 10%, तो 1 + 0.1 कैश फ्लो 2/1 + 0.1 का स्क्वायर, हर एक में सेम ही चलता था। तो ये क्या था, ये लेमैन्स थ्योरी था जो एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ही बस ध्यान में रख के मार्केट को इग्नोर करके निकाला जा रहा है। तो केस 2 आया कि ये स्पॉट रेट से भी वर्किंग हो सकती है, जिसको अपने ZCB से या बूटस्ट्रैप से निकाल सकते हैं। तो स्पॉट रेट क्या होता है, वो R01 R02 ऐसा बताया जाता है। बट जब उससे करते हैं वर्किंग तो P0 कैसे आएगा, कैश फ्लो ऑफ ईयर 1, मान लो R01 10% है तो पहला वाला तो 10 ही रहेगा। दूसरा वाला में अगर वो मान लेते हैं R02 जो है वो 12% है, तो 12% के हिसाब से दूसरा ईयर का डिस्काउंटिंग होगा। ध्यान देना, स्पॉट रेट में वर्किंग कैसे हो रही है। सो स्पॉट रेट से करेंगे तो जो रेट है वो 0 से 1 का है, तो 0 से 1 का आपको उस 0 से 1 वाले रेट पे लाना पड़ेगा। फिर स्पॉट रेट जो होता है वो 0 से 2 तक सेम रेट चल रहा है, 0 से लेकर 2 तक का रेट है, तो आपको 2 वाला वैल्यू को 0 पे लाना है, तो 0 से 2 वाला रेट पे लाना है। और केस 3 क्या है, ये फॉरवर्ड रेट है। फॉरवर्ड रेट से जब कर रहे हैं तो कैश फ्लो ऑफ 1 तो जैसा है वैसे ही होगा, बट कैश फ्लो ऑफ 2 जो है वो 1 से 2 पे, मान लीजिए अगर R01 जो है वो अगर 10% है और R12 जो है वो अगर 12% है, तो पहले 1-2 से हम 1 पे आएंगे विच इज 1 + 0.12, फिर फर्दर वहां से 0 पे जाएंगे तो 1 + 0.1 करके आएगा। ऐसे चल रहा है। 3 केस हुआ, ये पहले जो चल रहा था वही था, नथिंग न्यू। ये स्पॉट रेट्स है इज इक्वल टू ZCB और बूटस्ट्रैप यूज करके जो कह रहा है कि जो रेट है आपका वो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, तो ईयर 0 से 1 का जो रेट है वो R01 है, ईयर 0 से 2 का जो रेट है वो R02 है। तो अगर कोई कैश फ्लो को 1 से 0 पे लाना है तो 01 से लाएंगे, ईयर 2 वाले रेट को 0 पे लाना है तो R02 के मदद से लाएंगे। फिर फॉरवर्ड रेट्स में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रेट्स में ये जो रेट हैं ये ईयर 0 के रेट जो हैं वो ठीक है, ईयर 0 पे जो है वो ठीक है, ईयर 1 है और ईयर 2 है, तो R01 तो ठीक है, बट R12 ये है, तो R12 पूरा यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, R12 सिर्फ 1 से 2 का है, R12 जो है वो सिर्फ 1 से 2 तक का है, करेक्ट। तो इसलिए आपको यहाँ से यहाँ जब जाना है तो एक बार आना है, और 2 से जब 0 जाना है तो पहले 2 से 1 जाना है, फिर 1 से 0 जाना है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जाओ फिर इसको जाना है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, बट ये 1 होते हुए आता है। ये फॉरवर्ड रेट का कहानी है। तो इन तीनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड रेट है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक आपको कैलकुलेशंस बता रहा है, मोस्ट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड प्राइस। तो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एज प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। वो कहता है कि जो फॉरवर्ड रेट होता है ना वही बाजार में एक्चुअल मिलता है। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू एक्चुअल रेट। तो फॉरवर्ड रेट से जो प्राइस आता है वही प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस ही एक्चुअल प्राइस मिलता है। प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी आप लोग डेरिवेटिव्स में भी सुनोगे मेरे साथ फ्यूचर्स चैप्टर में। तो यही कहानी है जी, है ना। ये पूरा जो कहानी इसी को टर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा जो पढ़ाया है ना
अक्खा इंडिया में आपको ऐसा कोई एक आध वीडियो मिल गया तो मिल गया, वापस सुनना पड़ेगा अगर सीखना है तो। अगर डरना है तो छोड़ दो, फिर तो आना ही नहीं था इतना दूर। सीखना है तो वापस सुनना पड़ेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, उसको आपको कराते हैं। आप देखो, ये कर लो तो आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। तो 3 मैच्योरिटी का ZCB दिया हुआ है, मतलब ये फॉरवर्ड रेट नहीं है। फॉरवर्ड रेट लिख देता तो कुछ अलग बात होती है। ये ZCB का रेट है, मतलब ये स्पॉट रेट से। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट्स निकालो। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट्स जो जो पॉसिबल है निकालो। तो अगर आप टाइम पीरियड देख रहे हैं यहाँ पे ईयर 1 2 3, तो ये कौन सा रेट दिया हुआ है? 0 से 1। 0 से 1 का R01 दिया हुआ है, ये R02 दिया हुआ है, ये R03 दिया हुआ है। समझ गए? R01, R02 और R03 ये दिया हुआ है। हम लोग को फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो पहला वाला फॉरवर्ड रेट नहीं निकाला जाता। फॉरवर्ड रेट फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही निकलता है। तो R01 का जो फॉरवर्ड रेट है वही स्पॉट रेट होगा, वो तो 10% ही होगा। फिर नेक्स्ट ईयर का 1 2 का निकालना है, और फिर नेक्स्ट ईयर का 2 3 का हम लोग को निकालना है। और फॉर्मूला आपको बताया ही है। तो 2 फॉरवर्ड रेट निकलेगा यहाँ पे। चलो पहला करते हैं, फिर पढ़ेंगे बाद में कि और क्या बोला है। So we have the solution to part A. Implied forward rates. Year 0, 1, 2, 3 तक है ना? So we have R01 is equal to 10%. R02 is 11, R03 is 12. Okay. So for year 1 to 2, यानी कि rate is called as R12, the formula will be, जो बड़ा पीरियड है 1 + 0.11 के पावर में 2 बाई जो छोटा पीरियड है 1 + 0.1 के पावर में 1 - 1। तो 1.11 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.1 - 1, ये आ रहा है 12%। 12.009 आ रहा है, तो आप 12.01 भी ले सकते हैं। 12.01 ले लेते हैं। अब ईयर 2 से 3 का भी करना है, तो R23 इज इक्वल टू 1 प्लस बड़ा पीरियड है 0.12 के पावर में 3 साल का है, और छोटा पीरियड के अप टू 2 का लेना है, तो 1 + 0.11 के पावर में 2 - 1। तो 1.12 इंटू इक्वल टू 2 3 डिवाइडेड बाय 1.21 - 1। So this is coming 14.03. So we have got this as 12.01 and this as 14.03. Alright, इतना सिंपल हो गया पार्ट बी।
इसमें क्या बोल रहा है, अज्यूम प्योर एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो हम रेट्स सोचेंगे वही रेट्स एक्चुअल मार्केट में होगा। इफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस आर एक्यूरेट, व्हाट विल बी द प्योर यील्ड कर्व नेक्स्ट ईयर। तो आपको यील्ड कर्व नेक्स्ट ईयर का निकाल के देना है। प्योर यील्ड कर्व मतलब जो भी यील्ड कर्व है बस वो। अब यील्ड कर्व मतलब वही ईयर और यील्ड रेट। तो इसके ब्रैकेट में लिखा है YTM ऑन 1 ईयर एंड 2 ईयर ZCB आपको निकालना है। मतलब नेक्स्ट ईयर में अब देखो क्या होगा ना, 1 साल बीतने के बाद हमारे पास 2 साल और बचेगा, बिकॉज अपने पास जो स्पॉट रेट्स अवेलेबल है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स का ही अवेलेबल है। तो 1 साल बीतने के बाद जो 2 ईयर बॉन्ड है वो 1 ईयर हो गया, जो 3 ईयर है वो 2 साल के लिए बचा हुआ है, तो उसका YTM बताना है। अब ध्यान रहे, YTM एंड फॉरवर्ड रेट्स आर नॉट सेम। फॉरवर्ड रेट इज डिफरेंट, YTM इज डिफरेंट। YTM तो ZCB से निकलता है, ठीक है। YTM इज द रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। सो डोंट कंफ्यूज फॉरवर्ड रेट विथ YTM, ओके। तो इसमें ये एक मिस्टेक होगा कि डू नॉट कंफ्यूज फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू YTM, ये गड़बड़ नहीं करना। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ईयर 2 और 3 का निकलेगा। जैसे हम ईयर 0 पे खड़े हैं, 0 से अब नेक्स्ट ईयर पे आ गए, 1 ईयर हम यहाँ पे अब खड़े हैं, तो ईयर 2 और 3 का अब अपने को यील्ड बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग ईयर्स जो बच गए 1 साल के बाद, वो बच गए अब ईयर 2 3, बट वो आप उसको 1 2 मान लो और उसका YTM बताओ। तो ये YTM कैसे आएगा, तो मेरे को ये YTM निकालने के लिए अपना जो ZCB है उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया था फिर कि 1 ईयर एंड 2 ईयर ZCB यूज़ करो। सो ZCB यूज़ करना है, मतलब अगर मेरा रेट्स अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ का रेट 12.01 है, यहाँ से यहाँ का रेट 14.03 है, और अगर मुझे यहाँ से यहाँ का YTM निकालना है तो YTM बोला है यूजिंग ZCB निकालना है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपको स्पॉट रेट निकालने बोला जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, बट नॉर्मली जो स्पॉट रेट होता है वो 0 से 2 तक का होता है, बट आपको बोला जा रहा है ये वाला स्पॉट रेट बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ वाला ZCB होता, ये ZCB जिसका फेस वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पर इशू प्राइस क्या होता उसका, इशू प्राइस ऑफ ZCB विथ 1 ईयर मेच्योरिटी क्या होता। अज्यूम कर लेते फेस वैल्यू इज 1000, तो ये होता 1000 डिवाइडेड बाई 1.1201, 1000 बाई 1.1201 करने से आ रहा है 892.78, ठीक है। तो 892.78 का चीज़ का दाम हो गया 1000, तो YTM क्या होगा, 1000 minus 892.78. Ideally it is supposed to be like this कि present value is 892.78 is equal to future value 1000 by 1 plus R, 1 साल का है तो इससे R निकालना, एंड दैट विल कम एज सेम 12.01। क्यों, क्योंकि 1 साल का है, 1 साल में कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट आता ही नहीं है। तो यहाँ का YTM क्या होगा, 12.01 होगा। अब हड़बड़ में आदमी जब सीखता है ना तो क्या करता है, सेकंड में भी सोचता है ये सेम है तो सेकंड में 14 डाल दो, हो गया, बट रॉन्ग हो जाएगा। फिर आई इशू प्राइस ऑफ ZCB विथ 2 ईयर मेच्योरिटी क्या होगा,
फेस वैल्यू इक्वल टू 1000, तो 1000 बाई 1 पॉइंट, अब ये कैसे आएगा देखो, 2 ईयर मैच्योरिटी है तो यहां से यहां पे लाना है मेरे को, तो अपने पास फॉरवर्ड रेट से ही काम करना है अपने को। क्यों फॉरवर्ड रेट से काम करना है? बिकॉज दैट ओनली गिव्स द राइट प्राइस। और प्योर एक्सपेक्टेशन बोल रहा है, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी का मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही है कि फॉरवर्ड रेट यूज करो, इसका मतलब है यूज फॉरवर्ड रेट्स, वरना ये वर्ड यूज ही नहीं होता। ओके, प्योर एक्सपेक्टेशन वर्ड ही फॉरवर्ड रेट के लिए आया है। तो यहां पे अब अपने क्या करेंगे, इस 1000 को एक बार 14.03 से लाएंगे और फिर एक बार और 1.1201 से लाएंगे, 3 से 2, 2 से 1। सो 1000 डिवाइडेड बाय 1.1403 डिवाइडेड बाय 1.1201 is 782.93. Okay. So from this YTM of ZCB of 2 years क्या होगा? वही सेम 782.93 is equal to 1000 by 1 plus R के पावर में 2 करना है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ रही है वो आप निकालो, 1000 डिवाइडेड बाय 782.93 इक्वल टू, और इसका रूट ये आ रहा है 13.02। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर है 13.02। समझे? अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा अगर आप इतना मेरा कहानी नहीं सुने होते और इतना भी ध्यान नहीं दिए होते। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? प्योर एक्सपेक्टेशन मतलब फॉरवर्ड रेट यूज करो, और आपको प्योर यील्ड कर्व बताना है मतलब ईयर और यील्ड रेट बताना है, और उसके लिए 1 ईयर एंड 2 ईयर का ZCB यूज करना है। तो 1 ईयर 2 ईयर का ZCB अज्यूम किया गया। तो यील्ड रेट क्या दिख रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। तो इसको ग्राफ में भी प्लॉट किया जा सकता है, ईयर 1 ईयर 2, यहाँ पे ईयर्स डाला, यहाँ पे यील्ड डाला, एक डाल दो 12.01, एक उसके ऊपर डाल दो 13.02, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये यील्ड परसेंट आ गया। ठीक है, ओके। और ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, कैसे? रेट बढ़ रहा है, ओके। नॉर्मली कंट्री में पैसा का कमी होने से यील्ड रेट बढ़ता है। चलो, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने बोला ना, इकोनॉमिस्ट लोगों ने चेक किया, ऐसा कोई रूल भी नहीं। तो पार्ट बी समझ में आ गया। पार्ट सी, इफ एन इन्वेस्टर परचेज अ 2 year ZCB नाउ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर नेक्स्ट ईयर, एंड व्हाट इफ यू परचेज अ 3 year ZCB। मतलब अभी ZCB खरीदेंगे 2 साल वाला, बट नेक्स्ट ईयर बेच देंगे। ओवर द नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि वी विल सेल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्या रिटर्न मिलेगा? थोड़ा अगर अपने से दिमाग लगा के करने का कोशिश करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। भले ही रॉन्ग हो, रॉन्ग होने से हम लोग को क्या दिक्कत है? सो फॉर 2 year ZCB, परचेज प्राइस नाउ क्या होगा? जब परचेज किया होगा तो 1000 डिवाइडेड बाई, यहां पे करेंट रेट जो दिया हुआ है स्पॉट रेट से खरीदा होगा 11% के हिसाब से, है ना। परचेज प्राइस जब होगा तो वो स्पॉट रेट पे होगा, 1 + 0.11 के पावर में 2, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.11 डिवाइडेड बाई 1.11,
तो ये आ रहा है 811.62। सेल प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? तो 2 साल का ZCB था, तो 1 साल बाद अगर हम सेल कर रहे हैं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, तो यहाँ पे खड़े होके सेल कर रहे हैं, तो ये रेट से डिस्काउंट किया जाएगा। ये रेट से, ये रेट कौन सा है? 12.01 जो R12 था। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.1201 से सेल कर दो, तो ये आ रहा है 892.78। सो देयरफॉर रिटर्न क्या होगा? क्या रिटर्न कमाया? 892.78 में बेचा, 811.62 में खरीदा, डिवाइडेड बाई 811.62 minus 811.62 divided by 811.62, so this is coming 10%. फिर for 3 years ZCB, purchase price now will be what? करो अपने से, 1000 by 1 प्लस जो 3 ईयर वाला स्पॉट रेट था 12% के हिसाब से था। तो जब खरीदा होगा तो स्पॉट रेट पे ही खरीदा होगा ना। जब बीच में कभी बेच रहे हैं तो हम लोग फॉरवर्ड रेट पे बेच रहे हैं, फॉरवर्ड रेट के हिसाब से प्राइस निकाल के बेच रहे हैं। सो 0.12 के पावर में 3, सो ये आ रहा है 711.78। तो ये स्पॉट रेट पे निकालेंगे। और सेलिंग प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? सो 1000 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना पहले इसका ग्राफ देख लो, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये रेट है 12.01 और ये रेट आया था ईयर 2, 3 का 14.02। यू रिमेंबर 14.03, ईयर 2, 3 का रेट था 14.03। ओके, so we will take 1000 by 1.1201, उससे सॉरी पहले 1.1403 करते हैं, उससे 3 से 2 पे आए, फिर इंटू 1.1201, 2 से 1 पे आ गए। तो 1000 by 1.1403 divided by 1.1201, 782.93. So therefore return percentage is equal to 782.93 minus 711.78 divided by 711.78, कितना आएगा? ये भी 10% आ रहा है, 9.99। ये 2 साल में नहीं आ रहा है, एक ही साल में आ रहा है। परचेज प्राइस नाउ एंड सेल प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो ये दोनों में 10% ही रिटर्न आया। ठीक है, तो क्या ना, आपको 2 बार ये सम को वापस बनाना पड़ेगा, तब आपके जहन में बैठेगा, ऐसे नहीं होगा ना। इजी नहीं है ये सब। हुआ? अब फिर क्या बोल रहा है? ये 2 ईयर 3 ईयर दोनों हो गया। 2 ईयर वाला भी कर दिया मैंने, 3 ईयर वाला भी कर दिया। अब क्या बोल रहा है? पार्ट डी, व्हाट वुड बी द करेंट प्राइस ऑफ अ 3 ईयर बॉन्ड विद अ 12% कूपन रेट। ये तो कूपन पेइंग बॉन्ड का बात आ गया, पेड एनुअली। ठीक है,
तो करेंट प्राइस ऑफ 3-year बॉन्ड विथ 12% कूपन रेट पेड एनुअली, तो इसमें करेंट प्राइस जब निकालना होता है वो स्पॉट रेट से निकल जाएगा, ठीक है। बीच में बेचना है तो फॉरवर्ड रेट। इफ यू परचेज इट एट द प्राइस, व्हाट वुड बी योर टोटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड रेट यूज होगा। सो वी आर गोइंग टू पार्ट डी। पार्ट डी इज current price of coupon paying bond. So this will be 120 is the coupon rate divided by 1 plus 0.1 first year का, second year का 120 by 1 plus spot rate। देखो क्वेश्चन में, इफ यू रिमेंबर द स्पॉट रेट इज 10, 11, 12, तो 10, 11, 12 से कर रहे हैं। करंट प्राइस हमेशा स्पॉट रेट से आ रहा है। अगर आप परचेज प्राइस भी देखोगे तो वो करंट प्राइस था, तो वो भी स्पॉट रेट से ही आया था, प्लस 120 बाई 1 प्लस 0.12 के पावर में 3 साल का ही है ना, तो लास्ट वाला 1120 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। सो 120 बाई 1.1110, 109.09, फिर 120 बाई 1.11 डिवाइडेड बाई 1.11, 97.39, फिर 1.12 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 1, 2, 3 इंटू 1120, 797.19, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 1003.67। ओके, अब बोल रहा है आप इसको सेल कर दो 1 साल बाद, तो रिटर्न क्या आएगा। तो सेल प्राइस ऑफ कूपन पेइंग बॉन्ड आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर 2 पेमेंट बचेंगे 120, है ना। आप ऐसे सोचो, ईयर 0, ईयर 1 पे आप आके खड़े हो जाओ, ईयर 2, ईयर 3, तो ये वाला रेट और ये वाला रेट यूज होगा। ये 12.01 था और ये 14.03 था, तो 120 ये वाला मिलेगा और 1120 ये वाला मिलेगा। 120 का रेट होगा 1.1201 और ये वाला का क्या होगा, 1120 को कैसे लाएंगे ईयर 1 पे, एक बार 1.1403 से और एक बार 1.1201 से। सो हाउ मच इट विल बी, 120 बाई 1.1201, 107.13, फिर 1120 बाई 1.1403 डिवाइडेड बाई 1.1201, 876.88। सो 107.13 प्लस 876.88, ये आ रहा 984.01। So if purchase price and sale price is known, you can find the return. So now this return will come as, देखो ये कूपन पेइंग है ना, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता था, जो कूपन मिला 120 प्लस परचेज प्राइस है 1003 और सेल प्राइस है 984, तो 984 में बेचा, खरीदा 1003.67 में, तो ये नेट आपको कैपिटल रिटर्न मिल गया। और होल डिवाइडेड बाय आप कर सकते हो परचेज प्राइस विच इज 103.67। तो कूपन इसमें जोड़ना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाता। 984.01 माइनस 1003.67 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 103.67, और ये देखो चमत्कार, फिर आया 10%। जब आंसर 10 नहीं आना था तो इतना क्यों घुमा रहे थे, 1 साल में यील्ड रेट 10 था तो सब घूम घुमा के 10 ही आया। खैर, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गाइज, and I hope you
enjoyed it. अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप enjoy किए होंगे, नहीं तो आप पहले ही निकल लेते हैं, आप बोलते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल है, एडवांस है, और अगर आप अच्छे से ग्रैब करना चाहते हो, इच्छा है आपकी सीखने की, तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, जो एग्जाम्पल्स हैं उसको और अच्छे से गौर करें, किसी को बैठ के पढ़ाएं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो जितनी बार देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टिक होगा। मेरे को भी पढ़ाने के लिए काफ़ी बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं एक बार में पढ़ा पाता हूँ। तो आप यदि ये सोचते हैं कि मैं बस एक बार सुनूं और एक बार देख लूं और पूरा हो जाए, तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स में नहीं हो सकता है, राइट। तो मेरा उम्मीद है कि आप वापस इसको सुनेंगे, देखेंगे और इस पे झंडा गाड़ेंगे। और अगर लास्ट तक देखा, एंजॉय किया, तो अगर आप मेरे से कनेक्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हार्ड लगा तो समझ जाना आपके बस का नहीं था। चलो, I will see you soon. Take care.